हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं कि जो रिटर्न मिल रहा है फैक्टर से वो क्या है, कांस्टेंट रेट से है। यानी कि जैसे शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता जरूर है, लेकिन उसके बढ़ने की रेट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। और जो मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर रेफर टू द स्टेज। कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है, नो मोर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग मार्जिन प्रोडक्ट। तो कहता है कि जो मार्जिन प्रोडक्ट होता है वेरिएबल फैक्टर, उसमें कोई मतलब इंक्रीज होने के चांसेस नहीं लगते हमें, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, वो कांस्टेंट हो जाते हैं जो मार्जिन प्रोडक्ट होती है। रेदर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स टेंड्स टू स्टेबलाइज। तो यहाँ पे जो मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जो टोटल आउटपुट बढ़ता है लेकिन उसके बढ़ने की रेट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया, आउटपुट बढ़ा जरूर है लेकिन बढ़ने की रेट क्या है, आउटपुट की कांस्टेंट है। जैसे मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम फिक्स फैक्टर ले लेते हैं, दूसरा वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं। फिक्स फैक्टर के अंदर ले लेते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल को, यूनिट्स ऑफ कैपिटल को ले लेते हैं। कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ लेबर, जो कि वेरिएबल फैक्टर होती है। लेबर वेरिएबल फैक्टर में आती है। देखते हैं टोटल प्रोडक्ट कितना आता है और मार्जिन प्रोडक्ट है जो कितना मिलते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ कैपिटल होती है लॉन्ग पीरियड मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि फिक्स्ड होती है। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स ले लेते हैं। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर यानी कि यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं, तो पहले 1 किया, फिर 2, 3, 4 और 5, तो धीरे धीरे हमने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो अपनी तरफ से ज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले में जो हमें टोटल प्रोडक्ट मिला वो मिला है 5 मिला है। तो फिर जब हमने टोटल प्रोडक्ट जैसे यूनिट को बढ़ाया यानी कि फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। फिर जैसे ही 3 यूनिट को बढ़ाया तो 15 हो गया, फिर 4 के ऊपर 20 हो गया, 5 के ऊपर 25 हो गया। यानी कि जब हमने फिक्स फैक्टर की यूनिट के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट बढ़ जरूर रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की रेट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अब देखो मार्जिन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ तो ये 5 माइनस 0 करें तो 5 ले लो, या फिर इसको हैश भी छोड़ सकते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया तो 5। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो टोटल प्रोडक्ट है वो बड़ा जरूर है यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने के साथ साथ, लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट क्या है वो कांस्टेंट है, जिससे जो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं कि जब फिक्स फैक्टर की यूनिट के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट होती है वो कांस्टेंट रहती है, और जो मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अगर हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से शो करें तो कैसे दिखा सकते हैं इसे हम, पहले हम टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम बना लेना है। इसको यहाँ पे वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम 25 तक गया है, तो यहाँ मार्क करते हैं 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ से हमने ले लेना है। और जो हमने ओ एक्स एक्सिस पे दिखाने वो दिखाने यूनिट ऑफ लेबर को। लेबर है हमारे पास मैक्सिमम 5 तक गई है, तो 5 तक यहाँ पे मार्क करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, ओ एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है ओ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं टोटल प्रोडक्ट को और यहाँ पे हम दिखाते हैं यूनिट ऑफ लेबर को, यानी कि जो लेबर की यूनिट है ये यूनिट ऑफ लेबर को दिखाती है। तो यहाँ पे लेबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने यूज़ की है। अब टोटल प्रोडक्ट है जो 5-5 का गैप है, तो 5, 10, 15, 20, 25 तक ले लेते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट में कैसे हम शो करेंगे, हमने देखा कि 1 यूनिट के ऊपर 5 है, 2 के ऊपर 10, 3 के ऊपर 15, 4 के ऊपर 20, 5 के ऊपर 25। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, यूनिट ऑफ लेबर 1 लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट लेते हैं 5। तो हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर की जगह 1 ले लिया और टोटल प्रोडक्ट की जगह ले लिया 5, तो हमारे पास जो मार्क आएगा वो यहाँ पे जो आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट 2 के ऊपर लिया हमने 10, तो 2 के ऊपर हमने 10, तो यहाँ से पे आ जाएगा मार्क है जो। फिर 3 के ऊपर लेते हैं 15, तो 3 के ऊपर ले लेते हैं हम 15, तो यहाँ पे जो हमारा मार्क आ जाएगा। फिर 4 के ऊपर हमारे पास आता है 20, तो 4 के ऊपर 20, तो हमारे पास जो मार्क किया जाएगा यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे 5 के ऊपर आते हैं 25, तो 5 के ऊपर 25, तो हमारे पास जो मार्क आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हैं तो हमारे पास जॉइंट करके ये पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट है जो आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इस पॉइंट्स को जॉइंट करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की लाइन है जो आ गई है। तो ये हमारे पास डिनोट करता है टोटल प्रोडक्ट को, यानी कि जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ है किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। अब ऐसे ही हम दिखाते हैं दूसरा हमारे पास जो बनता है मार्जिन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट है जो कांस्टेंट है, तो इसको यहीं पे साइड पे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ले लेनी है ओ वाई एक्सिस, जहाँ पे हम दिखाएंगे मार्जिन प्रोडक्ट को। ये हमारे पास आती है ओ एक्स एक्सिस, जहाँ पे हम दिखाएंगे यूनिट की, लेबर की यूनिट को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो ये 5, 10, ये मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 तक ले लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट क्या लेबर की 5 है। तब हम दिखाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्जिन प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 को। तो हमने यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे दिखा देनी है यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट को हम दिखाते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर को, जो हमने वेरिएबल फैक्टर यूज़ किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक का जो हमने लेबर यूज़ किया है। यहाँ पे हम दिखाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को, मार्जिन प्रोडक्ट को दिखाते हैं जो हमने 5 और 10 ले लेते हैं, ये हम दिखाएंगे ओ वाई एक्सिस पे। तो हमने देखा कि जो हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट है तो वो लेबर, जैसे हमने यूनिट को बढ़ाया, लेबर की यूनिट को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाने के साथ साथ मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, 5 5 ही है। 1 के ऊपर भी 5 है, 2 के ऊपर भी 5 है, 3 के ऊपर भी 5 है, 4 के ऊपर भी 5 है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने देखा कि जैसे ही लेबर की यूनिट है 1, तभी हमारे पास जो मार्जिन प्रोडक्ट बनता है वो कितना बनता है, 5 बनता है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा 5। 2 के ऊपर भी कितना है 5, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा। 3 के ऊपर भी 5 है तो ये भी यहीं पे आएगा। 4 के ऊपर भी 5 है तो ये भी यहीं पे आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको मार्जिन प्रोडक्ट को, तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट रहा है। तो इस तरीके से इसके जो लाइन बन जाएगी मार्जिन प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास शो करता है किस चीज़ को, मार्जिनल प्रोडक्ट को, कि मार्जिन प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट है। चाहे वो लेबर 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, चाहे वो 5 लगाइए लेबर, तब भी मार्जिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास टॉपिक बनता था टोटल प्रोडक्ट का और मार्जिन प्रोडक्ट का। नेक्स्ट कंसेप्ट हम कवर करते हैं। कांस्टेंट कॉस्ट कहती है कि चाहे हमने प्रोडक्शन को जब बढ़ाया, टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है वेरिएबल फैक्टर की यूनिट के बढ़ने के साथ, तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट आती है, यानी कि एवरेज कॉस्ट नोट करते हैं पर यूनिट कॉस्ट को, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ कॉस्ट, कहते हैं इसको कॉस्ट की टर्म में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। कहते हैं जो इसकी एवरेज और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो कांस्टेंट रहती है। तो रिजल्ट क्या रहता है कि जैसे एडिशन एप्लीकेशन की जाती है वेरिएबल फैक्टर की फिक्स फैक्टर के साथ साथ, तो वैसे ही हमारे पास जो एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट क्या आती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब क्या इसका कि कहता है चाहे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, चाहे इंक्रीज किया, चाहे डिक्रीज किया जाए, देयर विल बी नो चेंज इन एवरेज कॉस्ट। कहता है एवरेज कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज है जो नहीं आएगा। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हम यहाँ पे इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। यूनिट ऑफ लेबर लेते हैं सबसे पहले, कि यूनिट ऑफ लेबर है जो हमने यूज़ करनी है, तो उससे टोटल प्रोडक्ट जो कितना आता है, तो यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट ले लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को ले लेंगे। फिर उसके बेस पे जो हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट को। तब यहाँ पे जो यूनिट ऑफ लेबर है वो बढ़ाई थी हमने, जो पिछला एग्जांपल लिया था वही सेम उठाते हैं हम यहाँ पे भी। 1, 2, 3, 4, 5 तक का जो हमने लेबर का यूज़ किया था, तो जो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आया था वो आया था हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट हमने 5, 10, 15, 20 और ये 25 लिया था। टोटल कॉस्ट लेट कर लेता है फर्स्ट नंबर की, हमारे पास आ रहा है 25। फिर इसके बाद हमने बढ़ा देना है 25 दूना 50 या 75, फिर 100, फिर 125, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी क्या करनी है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हम टोटल हमारे पास जो आती है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को जब मैं नंबर ऑफ़ यूनिट के साथ डिवाइड कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। हमने देखा कि टोटल कॉस्ट है 25 और जो यूनिट प्रोड्यूस की है 5, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5। टोटल कॉस्ट है ये 50, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की है 10, कॉस्ट कितनी आ गई 5। टोटल कॉस्ट है 75, यूनिट कितनी है 15,
तो यहाँ पे आ गई 5। टोटल कॉस्ट 100 है और ये 20 यूनिट प्रोड्यूस की गई है तो 5। 125 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट तो हमारे पास आ गई 5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की भी क्या रेट है, कांस्टेंट रेट है। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को समझे तो मार्जिनल कॉस्ट को कैसे समझ सकते हैं हम, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। पहले हम हैश 50 में से 25 गया 25, 75 में से 50 गया 25, 100 में से 75 गया 25, 125 में 100 गया 25। तो हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी क्या आ रही है, हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया जाता है, टोटल प्रोडक्ट भी कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, टोटल कॉस्ट भी क्या रहती है, कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है, मार्जिन कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है और मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कंसेप्ट बनता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम अगर हम एवरेज कॉस्ट का बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे हम लेके चलेंगे एवरेज कॉस्ट को, मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओ एक्स एक्सिस को जहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट का जो शो करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास वेरिएबल फैक्टर आ जाएगा लेबर। ये हमारे पास ओ एक्सिस है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, यूनिट्स ऑफ लेबर का जो दिखाया है। ऐसे ही हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 तक। यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे हम दिखा के चलते हैं एवरेज कॉस्ट को। तो हमने देखा कि जो एवरेज कॉस्ट है वो कैसे बढ़ रही है। 1 यूनिट के ऊपर एवरेज कॉस्ट 5 है, 2 के ऊपर भी 5 है, 3 के ऊपर भी 5 है, 4 के ऊपर भी 5 है, तो 5 के ऊपर भी जो 5 है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 यूनिट के ऊपर भी हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इसका भी। 2 के ऊपर भी है 5, 3 के ऊपर भी है 5। तो इस तरीके से 5 है तो 5 के हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से हम इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन आ गई है एवरेज कॉस्ट कर्व की, यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व है जो हमारे इस तरीके से जो ये ड्रॉ कर दिया गया है। ये हमारे पास है एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि इसमें चाहे हमने 1 लेबर का इस्तेमाल किया, चाहे हमने 2 लेबर का इस्तेमाल किया, चाहे हमने 3 लेबर का यूज़ किया, तब भी कॉस्ट क्या आई है, कांस्टेंट आई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर रिटर्न कांस्टेंट है तो उसके कारण क्या रहते हैं। सबसे पहला रीज़न रहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका जो यूटिलाइजेशन किया गया वो ऑप्टिमम किया गया, यानी कि जितनी कैपेसिटी फिक्स्ड फैक्टर की थी उतना उसका इस्तेमाल है जो कर लिया गया है। एज प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कहते हैं कि जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर की एप्लीकेशन को बढ़ाया, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया, स्टेज कम्स व्हेन, कहते हैं कि ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे जो फिक्स फैक्टर होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, यानी कि फुल कैपेसिटी तक का जो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं उनको यूटिलाइजेशन किया जाता है। इट इज़ अ हेयर दैट, तो वहाँ पे जा करके जो मार्जिन प्रोडक्ट होता है जो वेरिएबल फैक्टर का मैक्सिमाइज हो जाता है और वह क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जितना फिक्स फैक्टर की यूटिलिटी करनी थी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक कर लेते हैं यूज़ हम जब फिक्स फैक्टर का, तो वहाँ पर जा करके हमारे जो फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के साथ कांस्टेंट रिटर्न है जो हमें मिलने लग जाती है, टोटल प्रोडक्ट की भी और मार्जिन प्रोडक्ट की भी। नेक्स्ट आता है आइडियल फैक्टर रेशो, कि आइडियल होता है बेस्ट, कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में जो रेशो होता है वो बेस्ट रेशो आता है, जिस कारण से आउटपुट है जो वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जितना हमने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ करना था उतना जब उसके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आइडियल फैक्टर रेशो बन जाती है जहाँ पे जो मार्जिन प्रोडक्ट जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर कॉरस्पॉन्डेंस टू एन आइडियल रेशो, कहता है कि जो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर इसलिए लगती है क्योंकि जो आइडियल रेशो होती है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, तो इस कारण से कांस्टेंट हो जाता है जो हमारे पास रिटर्न टू फैक्टर मिलता है, जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर का वो भी क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, वो अपना मैक्सिमम पे पहुँच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनका एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिस कारण से जो कांस्टेंट रिटर्न है जो मिलता है। कहते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर का कंबाइन किया जाता है फिक्स फैक्टर के साथ, तो कहते हैं कि ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे बेस्ट डिवीजन है जो पॉसिबल हो जाती है, यानी कि लेबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनकी नॉलेज, उनकी मतलब कि जो क्वालिफिकेशन होती है, उनके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं लेबर को, जिससे क्या करते हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से जो उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है वेरिएबल फैक्टर का। अकॉर्डिंगली इट्स मार्जिन प्रोडक्ट टेंड्स टू बी कांस्टेंट एट इट्स मैक्सिमम, तो वहाँ पे जाकर के मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम पहुँच तक जो पहुँच चुका होता है।
तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कांस्टेंट बनता था, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर का कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होते हैं। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।